रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लाखों दरूद और सलाम भेजने के साथ आप सब दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आज सुबह सुबह आपको ज़हमत देने की वजह ये थी कि हम आपके सामने ये रखें कि हमारी जमात ने क्या किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाक में क्या किया, केपी और पंजाब में क्या किया, और साथ साथ आपके सामने इसलिए ये रखना ज़रूरी है कि सिंध में हमारी जमात ने किन चीज़ों पर आवाज़ उठाई और सिंध में क्या नहीं हुआ। ये इसलिए कि ये तनकीद बराए तनकीद नहीं है। आप सबको पता है कि कराची में और सिंध में सिंध की आवाम ने हमें एक भारी मैंडेट दिया है यहाँ से, और जो हमारे पब्लिक नुमाइंदे हैं वो मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, तो इनको जवाबदेह हैं ये सिंध के अवाम को। हम भी जवाबदेह हैं, मेरे लीडर भी जवाबदेह हैं, और ये डायरेक्टली जहाँ से इलेक्ट होके आए हैं इनसे सिंध की आवाम पूछती है कि वफाक में आपकी हुकूमत है, ये तो हमें बताते हैं वफाक हमें पैसे नहीं देता, तो क्या वाकई आपकी वफाकी हुकूमत सिंध के साथ कोई इम्तियाजी सलूक बर्पा किए हुए है? आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते सिंध की? तो क्योंकि ये जब भी मिलते हैं, ये सिंध की हलीम आदिल शेख साहब हों या हमारे दूसरे दोस्त जितने भी हैं, मेरे साथ हमारे सीनियर रुकन बैठे हुए हैं पार्टी के, जितने भी रुकन हैं, ये जब भी हमें मिलते हैं, ये फ़ोन पे बात होती है तो हमेशा तकाजा कोई ना कोई सिंध की आवाम के लिए होता है। तो आपके सामने ये रखना बड़ा ज़रूरी है कि एक दफ़ा दूध का दूध पानी का पानी हो कि असल में हो क्या रहा है। तो मैं आपके सवालों के जवाब में, हम वहाँ बताते रहते हैं पंजाब में क्या हुआ, हम कहते रहते हैं 12 हॉस्पिटल बन रहे नए, हम कहते रहते हैं 12 यूनिवर्सिटीज़ नई बन रही हैं, हम आपको बताते रहते हैं कि जो 5 साल में सड़कें बनाई गई थी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में, वो हम पहले 2 साल में वो सड़कें नई कंप्लीट कर चुके हैं पंजाब में। हम आपको अभी बता रहे हैं कि 27,000 स्कूलों को प्राइमरी से अपग्रेड करके मिडिल या हाई बनाया जा रहा है। हम आपको बेशुमार बातें वहाँ से बताते रहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट की इकॉनमी की परफॉर्मेंस बताते हैं, इंटरनेशनल लेवल्स पे क्या परफॉर्मेंस है। लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे पहले सिंध के बजट की, और सबसे पहले मैं बात करूँगा बिलावल जरदारी साहब पे। उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया और ये कहा कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा टैक्स जमा करने में नाकाम हुई। फेडरल गवर्नमेंट जो है, ये बिलावल जरदारी साहब का एक इल्ज़ाम था कि फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट नहीं किया। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि बिलावल जरदारी साहब को फेडरल गवर्नमेंट के टैक्स पूरे, यार ये ज़रा खामोशी रखिए प्लीज़, पीछे भी कैमरों के, और मेहरबानी करके ये जो दोस्त पीछे खड़े हैं आप भी खामोशी रखिए प्लीज़। तो फेडरल गवर्नमेंट के टैक्स का बिलावल जरदारी साहब को फिक्र क्या है? वो फिक्र ये है कि 57.5% जो भी टैक्स कलेक्ट होता है फेडरल गवर्नमेंट में, उसका 57.5% सूबों को आना होता है, और सूबों को अवाम के नाम पे आना होता है 18वीं तरमीम के बाद। लेकिन यहाँ पर तो आपको पता है कि जिस एयरपोर्ट से हम आते जाते हैं वहाँ पर एक अयान अली एक्सप्रेस नाम की फ़्लाइट चलती थी। वो फ़्लाइट आती थी खाली बैग, शायद उसमें कोई आईफोन कोई और चीज़ें ऐसी आती होंगी, लेकिन जाती थी वो पैसे भर के। और वो फिर एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरीके से वो उस केस में भी आपने देखा कि वो मैं तो कैश ऐसे लेके गई थी, मेरे तो भाई के पैसे थे, वो मैं एयरपोर्ट पे वैसे ही किसी को छोड़ने गई थी, मैं एयरपोर्ट पे वैसे ही फिरने तुरने गई थी, वो आपने बयानात सारे सुने थे। तो ये बाहर चला जाता था सारा पैसा, और जो रही सही कसर थी वो जरदारी साहब अपने जहाज़ में डाल के ट्रिप्स पे गए, वो जो 5,200 अरब सिंध के अवाम के नाम पे पैसा आया, उसमें से आधे से ज़्यादा तो ये ले उड़े। अब मैं आता हूँ टैक्स की तरफ नंबर्स एंड फैक्ट्स के साथ। बिलावल जरदारी साहब ने कहा फेडरल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं करती, और जिससे फिर हम खा नहीं पाते क्योंकि अवाम पे तो लगाना नहीं है। पिछले साल
इन्होंने जो टैक्स कलेक्ट करना था उसका जो इन्होंने एस्टिमेट रखा था खुद अपने लिए, हमने नहीं, इन्होंने अपने लिए एस्टिमेट रखा था 128 अरब का। कितना जी? 128 अरब का। और इन्होंने कलेक्ट कितना किया? 105 अरब। और अगर आप पंजाब को देखें जहां पर हमारी हुकूमत है, तो हमने 27% इंक्रीज किया जो अपना रखा था पिछले साल का हदफ। हमने वहां टैक्स को कलेक्ट करने का अपना हदफ इंक्रीज किया। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट में देखें तो आप तमाम लोगों को पता है कि वहां पे भी हमने इंक्रीज किया। हमारा 39 पिछले साल, आप इनके पिछले साल के नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, हदफ की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ हदफ की बात नहीं कर रहा, दोनों बातें कर रहा हूं। जो पिछले साल कलेक्ट हुआ उससे फेडरल ने भी इंक्रीज किया, पंजाब ने जो हदफ रखा था उससे भी इंक्रीज किया। और केपी की सिचुएशन भी आपके सामने है, कोविड के दौरान उनकी परफॉर्मेंस भी टैक्स में इनसे अच्छी है। तो आप इतने नकम्मे हैं कि आपसे अपना टारगेट सेट किया हुआ नहीं रखा अबूर होता। हमें ये अच्छी तरह से पता है कि आप पर्ची चेयरमैन हैं, हमें ये अच्छी तरह से पता है कि आप उस रेस में फर्स्ट आते हैं जिसमें और कोई नहीं भागा होता, आप अकेले ही भागते हैं। भागते भी नहीं, आप ज़रा चहलकदमी करते हुए फर्स्ट आ जाते हैं। तो ये आपके इन नंबरों से भी अयां है कि जिस रेस में आप अकेले भागे, तरस आता है आप पे, आप उसमें भी फर्स्ट नहीं आते, उसमें ही अबूर कर ले अपना रखा हुआ नंबर। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नॉन टैक्स रेवेन्यू इन्होंने जो टारगेट रखा था वो 50 अरब का रखा था। कितना जी? 50 अरब का। और जो इन्होंने कलेक्ट किया या हासिल किया वो 40 नहीं किया, 30 नहीं किया, 20 नहीं किया, सिर्फ 12 अरब किया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसके फुट नोट में ये डाल दिया, मैं नहीं ये कह रहा, ये दोबारा मैं बता रहा हूं, ये सिंध गवर्नमेंट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, ये बात झूठ है या सच है, ये मुझे नहीं पता। सिंध गवर्नमेंट कह रही है तो मैं रिपीट कर रहा हूं। वो कहते हैं कि हमने 30 बिलियन इसमें से बहरिया टाउन से लेना है, लेकिन हमें ये नहीं बता रहे कि वो 30 अरब कब लेना है, वाकई ही लेना है या उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं एक बिल्डर का सिर्फ इसमें, उन पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ये सच्ची बात है कि 30 अरब उनसे लेना है। ये कह रहे हैं कि 30 अरब उनसे लेना है। अच्छा चलें, आपकी बात मान लेते हैं, आपकी कोताही भी मान लेते हैं। आ जाइए इधर आ जाइए, आपकी कोताही भी मान लेते हैं। लेकिन अब मजे की बात यह है कि अगले साल ये क्या करते हैं। अब आपके रिसीवेबल है ना, तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना। एक शख्स से आपने पैसे लेने हैं, अगर आपके जायज़ पैसे हैं, अगर आपने वाकई पैसे लेने हैं और वो आवाम का पैसा है और आपके बाप का पैसा नहीं है, तो आप अगले साल के जो आपका हदफ है उसमें से आपने उसको बिल्कुल ही हज़फ कर दिया, वो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं है। आप अगले साल में 50 अरब से इस साल 12 पे आए, सिर्फ कलेक्ट किया, और अगले में आप स्ट्रेट अवे आपने टारगेट ही 24 अरब का रख दिया। तो भाई ये क्या हो रहा है? इस तरह तो बाप का मुल्क समझ के भी नहीं चलाया जाता। इस तरह तो डाकू चोर भी मुल्क को नहीं लूटते जो आप कर रहे हैं। ये आप कर क्या रहे हैं, आवाम को तो बताएं। एक तरफ आप कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट हमें टैक्स कलेक्ट नहीं पूरा कर पाती और हमें हिस्सा कम देती है, और दूसरी तरफ आपकी अपने हालात ये हैं। तो क्या सिंध की आवाम की कोई आवाज नहीं उठाएगा? क्या सिंध की आवाम लावारिस है? नहीं, हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमें सिंध की आवाम ने मैंडेट दिया है। हम आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। अपोजिशन होती क्यों है? अपोजिशन इसलिए होती है जो आपके वहां पर मेंबरान जो हरकतें करते हैं गालियां देने के लिए गंदी नहीं, अपोजिशन होती है बजट के ऊपर ये चीजें सामने लाने के लिए, बात सुनने के लिए, बात सुनाने के लिए, आपके गले में ये ढोल डालने के लिए कि आप बताएं कि ये आप कर क्या रहे हैं। और हम आपसे ये बार बार पूछेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको 1-1 रुपया मिलता है उसका आप जवाब दे हैं, वो आवाम के टैक्स पेयर का पैसा है।
इसमें एक चीज मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं। सिंध की एडीबी डेवलपमेंट बजट जो होता है, आप बताते हैं कि हमें पैसा नहीं मिला, यही आप सुनते हैं ना, वफाक ने हमें पैसा नहीं दिया। आपने यही सुना होगा, सारे दोस्तों ने यहां बैठे हुए हैं, मैं गलत नहीं बात कह रहा। तो इसका मतलब है कि पैसे कम पड़ गए, हमने कोई स्कीमें करनी थी, यही मतलब होता है। यार मैंने कोई काम करवाने थे, मेरी आवाम के जैकबाबाद के अस्पताल में गधे बंधे हुए हैं। आजकल तो बिलावल को गधों से बड़ा प्यार है। वो जिन लोगों ने सिंध अंदरून का दौरा नहीं किया, उन्हें नहीं पता क्यों प्यार है बिलावल को गधों से। जिसने अंदरूने सिंध का दौरा किया हो, उसे जब बिलावल गधों का बार बार जिक्र करते हैं असेंबली में, तो उसे पता होगा कि बिलावल क्यों गधों का जिक्र कर रहे हैं और इन्हें क्यों प्यार है। क्योंकि आप किसी अस्पताल जाएं, थाने जाएं, स्कूल जाएं, उसमें गधे बंधे हुए हैं। अब मेरी बात को तंज ना समझ लीजिएगा कि मैं किसी इंसान को गधा कह रहा हूं, वाकई गधे बंधे हुए हैं। वो वाले गधे जो लिद करते हैं, वो वाले गधे बंधे हुए हैं वाकई वहां। तो अगर तो आपने अस्पताल बेहतर करने हैं, आपने स्कूल बेहतर करने हैं, आपका एक प्लान है अपनी आवाम के लिए कोई रेस्क्यू एम्बुलेंस की सर्विस देने की, और आपने वो चीज़ें रखी और साल के एंड पे आपके पास पैसा नहीं था, तो आप वजह कह सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने जी हमें प्रॉपर तरीके से पैसा नहीं दिया, हमारे प्रोजेक्ट रुक गए। इन्होंने अपना तरक्याती स्कीमें जो दी थी वो 155 अरब की दी थी। कितनी जी? 155 अरब की दी थी। और मुकम्मल कितनी की इन्होंने? सिर्फ 100 अरब की। 55 अरब तो जो स्कीमें दी थी उनमें नहीं लगा सके ये। मतलब इतने नकम्मे और नाहल हैं कि जो खुद से कहा कि हमने ये काम साल के अंदर करना है और उसके पैसे रखे और उनके पास पैसे मौजूद थे, ये 155 अरब में से सिर्फ 100 अरब खर्च कर सके हैं। 55 अरब उसमें भी बाकी पड़ा हुआ है। अब आपसे एक और बात करते हैं। आपको जैसे मैंने कहा कि इन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं थे, बार बार ये बात आपने बिलावल जरदारी के साहब से सुनी, आपने मुराद अली शाह साहब से सुनी। पिछले साल इनके पास जो कैश पड़ा था अकाउंट में, कैश, ये मैं कहीं पे पड़ा हुआ बात नहीं कर रहा, जो इनके पास कैश पड़ा था, क्योंकि इनका सारा धंधा ही कैश के साथ है ना। तो जो यहां कैश पड़ा था वो 30 अरब पड़ा था, वो 30 अरब कैश पड़ा था। अब क्योंकि फेडरल ने इन्हें पैसे नहीं दिए, साल के आखिर पे ये रो रहे थे हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो कैश कम हो जाना चाहिए था ना। उस कैश में से अवाम के लिए पैसे खर्च होने चाहिए थे। आपको पता है इस साल कैश कितना पड़ा है? साल के एंड पे 65 अरब, 35 अरब और इजाफा हो गया कैश में। ये कैश का धंधा आपका है क्या? ये कौन देता है तुम्हें ये झुमके? कहां से लाती हो ये झुमके और किसके पास रखती हो झुमके? ये कैश रखा क्यों है? क्या किसी बैंक में रखा हुआ है? क्या किसी ऐसे बैंक में रखा हुआ है जहां से कैश पे कुछ मिलता है? तो ये आपको जवाब तो देना पड़ेगा कि एक तरफ आप रोते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, आपके अपने कागजात दिखाते हैं कि आपके पास 30 अरब था और अब आपके पास 65 अरब है, तो उसका मतलब कैश में तो आप लिथड़े पतड़े थे। तो फिर आवाम पे क्यों नहीं लगाया? कुत्ते के कांटे की वैक्सीन क्यों नहीं लेते आप इन पैसों से? ये कैश कब्र में लेके जाना है आपने अपनी। अब मैं आगे आता हूं। इन्होंने सिंध पुलिस, अक्सर तकाबली जायजा लेते हैं ना, सिंध पुलिस की क्या हालत इन्होंने की हुई है मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, आप लोग स्टोरीज भी करते हैं। सिंध पुलिस के लिए इन्होंने 102 अरब रखे, क्योंकि पुलिस इतना जबरदस्त काम कर रही सिंध में। उनके पास गाड़ियां, इक्विपमेंट, वायरलेस, इन्वेस्टिगेशन का सारा काम इतना जबरदस्त है पूरे सिंध में कि पैसे बच गए, लगा नहीं सके। ये 102 अरब रखा और सिर्फ 93 अरब खर्च किया। ये मैं नहीं कह रहा, इनके डॉक्यूमेंट कह रहे हैं। ओ भाई क्यों नहीं खर्च किया? कहां थे आप लोग? किधर मसरूफ थे आप? आगे देखते हैं। एग्रीकल्चर,
पानी चोरी की बात करते हैं, हारी की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी हुकूमत के 5 साल में, फेडरल हुकूमत जब थी इनकी, आबादी 2 से 2.5% पे बढ़ रही थी, खुराक में फसलों की यील्ड में बढ़ोतरी 1.1% थी। तो किल्लत तो आज आनी थी अनाज की। और वो जो नून वाले, उनके 5 साल में आबादी 2 से 2.5% पे बढ़ रही थी और खुराक की यील्ड 0.68% पे बढ़ रही थी। तो इंपोर्ट तो होना है खुराक में आज, जो ये किसान का करके गए। इन्होंने किसान के लिए क्या किया वो सुन ले। एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने 14 अरब रखे थे और खर्च कितने किए? क्योंकि किसान, यहाँ का छोटा किसान जो है वो तो बहुत ज़बरदस्त है, उसको तो कोई मसला ही नहीं है, उसको तो कोई चीज़ चाहिए, ना कर्जा चाहिए, ना बीज में हेल्प चाहिए, ना कोई और मसले हैं। उसमें से भी 4 से 5 अरब रुपया बचा लिया गया, 9 से 10 अरब खर्च किए गए सिर्फ। और एक और आपको फैक्ट देता हूं, हमारे मौजूद एमपीए ने असेंबली हाल में दिया, लेकिन मीडिया की नज़र इनकी वो गधे वाली बात ज़्यादा हो गई, वो जो फैक्ट था वो दब गया, तो दोबारा रोशनास करवा दूं कि कराची के अंदर ट्रैफिक चालान की मद में 85 करोड़ आते हैं सिर्फ कराची शहर में। जो चालान होते हैं ट्रैफिक के, आपका भी हुआ होगा कभी ना कभी, अगर प्रेस कार्ड नहीं चलता तो तकरीबन 85 करोड़ रुपए हुए हैं। और पूरे सिंध में जहां हमने हमेशा सुना बड़े बड़े वडेरे, लैंडलॉर्ड, जागीरदार हैं, वहां पर पूरे सिंध की जो एग्रीकल्चर है उससे टैक्स जो कलेक्ट हुआ वो 61 करोड़ है सिर्फ कराची के लोग अपनी मोटरसाइकिल गाड़ियों के ऊपर जो चालान दे रहे हैं वो 85 करोड़ है। और ये सारे वडेरे जो एग्रीकल्चरल टैक्स दे रहे, मैं गरीब हारी की और उसकी बात नहीं कर रहा, उसको तो टैक्स लगाना नहीं चाहिए, छोटे जिम्मेदार से क्या टैक्स लेना है उसको, मैं ये सारे मगरमच्छों की बात कर रहा हूं। इन्होंने पूरा टैक्स जो दिया है साल का वो 61 करोड़ है और उसी एग्रीकल्चर के लिए रखा जाता है 14-15 अरब और खर्च किया जाता है 10 अरब। आगे चलते हैं, सब्सिडीज बड़ा रौला डालते हैं ना, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, हम गरीब को पैसा देते हैं, हम ये करते हैं। 700 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने सब्सिडीज में रखा है। कितना जी? 700 अरब, जिसमें से फेडरल गवर्नमेंट सिंध की आवाम को भी एहसास प्रोग्राम हो या दूसरे बिजली के प्रोग्राम हो, सब में वो सब्सिडी उनके हिस्से से ज्यादा मिल रही है। एहसास प्रोग्राम में आबादी के लिहाज से 22% हिस्सा बनता था, लेकिन जो डिस्पर्स किए गए वो 32% किए गए। क्यों? एहसान नहीं, सिंध के अवाम हमारे भाई हैं, हम हैं, इसलिए कि यहां गुर्बत ज्यादा है, अंदरूनी सिंध में तबाह ज्यादा किया इसको इन्होंने। 13 साल हो गए इनको यहां पर, और उससे पहले भी लूट मार करते हुए। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि ऐसी हुकूमत, ऐसी पार्टी जो कहती थी कि रोटी कपड़ा और मकान देंगे, हम इसको मानते हैं कि जो लूट मार हुई उसकी वजह से महंगाई हुई, क्योंकि कर्जे छोड़ के गए थे। उसमें जब फेडरल हुकूमत 700 अरब रुपए की सब्सिडीज दे रही है, सिंध हुकूमत का कारनामा देखिए जरा, सिर्फ 12 अरब रुपए की जो सब्सिडीज है वो सिर्फ 12 अरब रुपए की दी गई है। और ये कोविड के दौरान है, जब पंजाब हो, भले केपी हो, भले फेडरल गवर्नमेंट हो, जब लोगों को कैश भी दिया गया, लोगों के छोटे मीटर्स के ऊपर बिल भी 3-3, 6-6 महीने के दिए गए। उस साल में इनके हालात देख लें कि सिर्फ 12 अरब सब्सिडी दी और दूसरी तरफ फेडरल ने 700 अरब दी। और ये यहां बूथे लगाते हैं, पंजाबी में हम बूथा कहते हैं शक्ल को, ये अपने बूथे लगाते हैं। जब एहसास प्रोग्राम का पैसा बट रहा होता है उस 700 अरब में से, ये सिर्फ 12 अरब रख के अपने बूथे लगाते हैं, शक्लें लगाते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं। असल इनकी असलियत ये है। ट्रांसपोर्टेशन, कराची आया हूं पहले भी, अभी भी आया हूं, जो आलीशान ट्रांसपोर्टेशन यहां पर है कि आप एयरपोर्ट से 15 मिनट के अंदर कहीं भी पहुंच जाते हैं। यहां जो ऑरेंज ट्रेनें चल रही हैं, जो मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं, मैं उन पे भी कोई फ़ख्र नहीं कर रहा जो यहाँ चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने भी कमर तोड़ी हुई है।
लेकिन कुछ तो बेहतर ट्रांसपोर्ट हो सकती थी ना, उधर भी पैसा खाने का इंतजाम किया गया, वो ट्रांसपोर्ट वहां भी बहुत सस्ते में आ सकती थी। लेकिन मैं इनकी आपको करतूत बता रहा हूं कि ये क्या कर रहे हैं। आप सबको पता है कि ट्रांसपोर्ट कितना बड़ा मसला है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट के लिए रखा गया 539 मिलियन और खर्च कितना किया गया, इसमें खर्च किया गया सिर्फ 311 मिलियन। और आप ये खुद देख लें कि अगर पंजाब से मैं माजरत चाहता हूं 5 अरब रखा गया और खर्च किया गया 3 अरब, पंजाब की सिर्फ ऑरेंज ट्रेन की सब्सिडी साल की 12 अरब है। माफ कीजिएगा। पंजाब में जो 3 मेट्रो है उनकी सब्सिडी 10 अरब के करीब है। वो दुरुस्त नहीं है मॉडल, मैं मानता हूं, वो भी लूट मार करके गए हैं। लेकिन आप देखें कि दूसरे सूबे ट्रांसपोर्ट पे क्या लगा रहे हैं। बीआरटी को देख लें, वहां सब्सिडी नहीं है लेकिन ट्रांसपोर्ट कैसी है। वो एक बेहतर मंसूबा है, लेकिन उसे मीडिया की नजर किया गया क्योंकि हमारे वो दोस्त उसे सही तरीके से मीडिया में प्रोजेक्ट नहीं कर सके। वो सिर्फ एक बीआरटी नहीं थी, पूरे शहर का प्लान था। लेकिन आपके सामने यहां ट्रांसपोर्ट के लिए क्या किया जाता है। उसके बाद 18वीं तरमीम आपको याद है। 18वीं तरमीम का मकसद ये था कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, पैसा वफाक से सूबों के पास आए, सूबे उसे लोकल बॉडीज को दें ताकि आवाम की तरक्की हो। लोकल बॉडीज को इन्होंने जो पैसा दिया वो आपके सामने रखता हूं। माजूद चाहता हूं, वो तकरीबन 78 अरब रखा गया और खर्च हुआ सिर्फ 17 अरब। कितना जी? 17 बिलियन। 17 अरब, 78 अरब रखा गया और खर्च सिर्फ 17 बिलियन हुआ। और जो फेडरल गवर्नमेंट से इन्हें बजट आता है, जो पैसा मिलता है, उसका सिर्फ 10% था ये जो इन्होंने रखा था, और फिर भी खर्च नहीं किया। हेल्थ सर्विसेज, उसमें ये 20 बिलियन को इन्होंने कोविड पे खर्च किया। हमें तो समझ नहीं आई किस चीज़ पे किया। जो किट्स थी, जितना सामान था, वो तो सारा कुछ फेडरल गवर्नमेंट ने दिया था। वैक्सीन का ये एक टीका नहीं ले सके। 750 लोग कुत्ते के कांटे की वैक्सीन ना होने की वजह से फौत हो गए। ये हेल्थ पे इन्होंने 20 अरब कोविड के खाते में डाला है। ये है कोई ना कोई कोरोना। वैसे वो अब कौन से वाला कोरोना है, जो उर्दू अंग्रेजी में बोलता है वो वाला कोरोना है, कोई और कोरोना है, मुझे नहीं पता। है कोई ना कोई कोरोना है, या तो कोई स्टैनफोर्ड से पढ़ा लिखा कोरोना है, कोई ना कोई कोरोना है। जहां या वो जो 3 का ट्राइका है जिन्होंने अभी टीवी पे आ जाना है, एक का सुरधीमा है, वो आप कभी वीडियो को आधी स्पीड पे चलाएं तो वो चलते ना लगता अभी सोए हुए हैं, कुछ बातें मुंह में कर जाते, कुछ हमारे भाई हैं, मोहतरम है। और एक का सुर 1.5 पे है, उन्होंने तेज चलना होता है। तो तीनों तरह के सुर रखे हुए हैं इन्होंने। तो अभी वो आ जाएंगे तीनों सुरों में ये झूठ बिखेरने के लिए, और बात कोई नहीं मानेंगे, अपना जवाब नहीं देंगे। ये कहेंगे आपने ये किया, आपने ये किया। ओ भाई, अपना जवाब देना जो आपको बात कही है। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। आगे एजुकेशन है, क्योंकि सिंध के जो स्कूल हैं और सब कुछ है उसमें तो मामला बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो एजुकेशन के 3-4 हेड्स हैं, उनमें किसी में भी जो पैसा रखा हुआ था वो 80% से ज़्यादा खर्च नहीं किया। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में 41 अरब रखे, 36 खर्च किए। प्राइमरी एजुकेशन में 78 अरब रखे, 65 किए। क्योंकि सिंध के प्राइमरी स्कूल तो बिल्कुल बराबर चले गए ना मिशिगन के, इलोनॉय के। तो आप ये समझेंगे ना कि स्कॉटलैंड के बराबर है यहाँ के स्कूल। तो उन्होंने कहा पैसा बहुत रख दिया, ज़्यादा रख दिया, सिंध के स्कूलों के लिए खर्च नहीं करना। कॉलेजेस, क्योंकि बच्चे बहुत जा रहे हैं, 20 अरब रखा, सिर्फ 18 अरब खर्च किया। सोशल वेलफेयर 27 अरब रखा, जिसमें से ये एहसास और उस पर अपनी तस्वीरें लगाते हैं, 27 रखा और सिर्फ 23 अरब खर्च किया। अब मैं आखिरी बात आपके सामने रखूंगा और उसके बाद आपके सवालात लेंगे। और वो आखिरी बात ये है, मैंने सबसे पहले इन पे तनकीद की थी कि इन्होंने अपना
टैक्स ज़्यादा कलेक्ट नहीं किया। अब ये जवाब दूं, मैंने पंजाब का भी बताया, केपी का भी बताया। वफाक ने इस दफ़ा टैक्स ज़्यादा कलेक्ट किया। उस टैक्स को ज़्यादा कलेक्ट करने की वजह से तकरीबन इनको पिछले साल वफाक से मिले थे 725 अरब। कितने जी? 725 अरब। इस दफा वफाक की परफॉर्मेंस की वजह से, इनकी नहीं, वफाक की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से इनको कितने पैसे मिले? 884 अरब। ये 158 बिलियन, 158 बिलियन। और ये 158 बिलियन कितना है पैसा ज्यादा? ये अगर पूरे जो आपका सिंध की पूरी हेल्थ की सर्विसेज हैं, ये उससे भी ज्यादा पैसा 132 रखा हुआ था आपकी पूरी सेहत के लिए। सारे सूबों ने हेल्थ कार्ड दे दिए, यहां आपको हेल्थ कार्ड नहीं दिए गए क्योंकि यहां लोग बीमारी नहीं होते सिंध में। मुझे इनकी हरकतों से पता चला, सिंध में तो किसी को बेचारे को बीमारी नहीं होती, तो हेल्थ कार्ड की यहां जरूरत नहीं। 132 अरब इन्होंने हेल्थ के लिए रखे थे। हमने इन्हें 158 अरब ज्यादा दिए पिछले साल की निस्बत, हमारी परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन इन्होंने उसे क्या किया? इन्होंने उस 158 अरब में से 77 बिलियन तनख्वाहों में इजाफा किया और नाम अपना लिया। 77 बिलियन जो तनख्वाहों में इजाफा किया वो उस पैसे में से किया जो फेडरल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी होने की वजह से यहां आया, और उसमें से 15 बिलियन पेंशन में इजाफा किया जो इजाफे की मद में दिया, और सीना ठोक के क्रेडिट खुद ले रहे हैं। आपने खुद पैसे इकट्ठे किए थे जिसके क्रेडिट आप ले रहे हैं। तो मैं सिंध की आवाम को बता रहा हूं कि जो आपके सर के ऊपर से पैसे फेंक रहे हैं तनख्वाहों में इजाफे के, ये फेडरल गवर्नमेंट ने इनको दिए अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करके, तो ये उस पैसे में से दे रहे हैं। इनके हालात तो आपको बता दिए कि इन्होंने अपने टैक्स का रेवेन्यू रखा क्या था और कलेक्ट क्या किया था। और ये जो इन्होंने उस पैसे में से इस्तेमाल किया है, ये जो हमने इन्हें 158 अरब दिया, उसमें से तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने में इन्होंने 58% इस्तेमाल किया, जो कि 77 अरब तनख्वाहों में चला गया और 15 अरब जो है वो पेंशन में चला गया। और यहां क्रेडिट ले रहे हैं जैसे ये इनका क्रेडिट है तनख्वाहें बढ़ाना। ये तो ऐसे ही है, आप अपने मैनेजर को जहां आप 1 लाख रुपया देते हैं, आप 2 लाख रुपया दे दें, वो सबकी तनख्वाहें डबल कर दे और क्रेडिट ले मैंने डबल कर दिया। और भाई आपको पैसे आए, आपने डबल कर दिया। तो आखिरी बात मैं आपके सामने ये करना चाहता हूं कि आप हर चीज में फेलियर हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, क्योंकि वफाकी हुकूमत के लिए बड़ा सुकून होता है कि सूबा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। आपकी तवज्जो मुल्क के उन हिस्सों में होती है जहां पे परफॉर्मेंस ठीक ना हो। आपकी इस बुरी परफॉर्मेंस पे हमें सिंध में नाली, सड़क, गटर का काम भी करना पड़ रहा है जो हमारा नहीं है, जिसके लिए 18वीं तरमीम में 884 अरब आपको मिलने हैं। ये 884 अरब उसी चीज का है। फेडरल गवर्नमेंट तो उससे अबव कर रही है। और यकीन कीजिए इससे पंजाब में, मैं पंजाब से हूं, इससे पंजाब में बड़ी तिश्नगी है। पंजाब पूछता है कि पहले साल आपने 34 अरब दिए, जब सिंध को 50 अरब के करीब दिए। दूसरे साल आपने तकरीबन मेरा ख्याल है 36 अरब दिए, फिर भी सिंध को पैसे उस टाइम हिस्से से ज़्यादा थे, पंजाब से ज़्यादा थे, जो फॉर्मूला पंजाब पे था। अगर किसी से ज़्यादती हुई है, मैं यहाँ पंजाब का मुकदमा नहीं लड़ रहा, लेकिन अपने सिंधी भाइयों को बताना चाहता हूँ। और हमें खुशी है अगर कोई कुछ पैसा उधर से इधर लग जाए, कोई बात नहीं, हमारा अपना घर है। ये भी ये लकीरें हैं तो हम सारे एक ही, लेकिन आप पे नहीं लगता, ये आन अली ले उड़ती है। सो पंजाब को हमारे 3 सालों में कम पैसा मिला। ये पहला साल का जो बजट है उसमें पंजाब को हम एप्रोप्रिएट, जो उनका हिस्सा बनता है, उसके ऊपर एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि आपकी वजह से, आपकी नाअहली, आपकी करप्शन और आप लोगों की बेहिसी की वजह से पूरा मुल्क उसकी तकलीफ में है। और सबसे ज्यादा तकलीफ में अंदरूने सिंध के इंसान हैं और कराची के भी। आप हर चीज पे तनकीद करते हैं, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी वो आप कोई पूरी नहीं करना चाहते। आपको वैक्सीन की तो फिक्र है जो आप पैसे लेके लगा रहे हैं, जो आपने सबसे पहले अशराफिया को लगा दी।
जो आपको फेडरल गवर्नमेंट ने सारी वैक्सीन आपके हिस्से से ज्यादा प्रोवाइड की, आप उसमें तो तनकीद करते हैं। कुत्ते के कांटे की वैक्सीन किसने लेनी है? तो कहने की बात यह है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को रीथिंक करना पड़ेगा। और कल बिलावल जरदारी कह रहे थे कि वफाक यहां मिसिंग है, वफाक यहां कुछ नहीं कर रहा। अगर आप वफाक को इतना मिस करते हैं तो आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि आप नाहल हैं, आप यहां हुकूमत नहीं कर सकते, वफाक टेक ओवर कर लेगा और बड़े अच्छे से ख्याल रख लेगा, ट्रांसपोर्ट भी सीधी कर लेंगे, बाकी चीज भी सीधे कर लेंगे। आपके सवाल कराची ने आपको मैंडेट दिया, सबसे ज्यादा रिश्ते कराची की आपको मिली। ग्रीन लाइन वो मनसूबा है जो 6 माह के अंदर दिया था, छोड़ के गए थे, मुकम्मल होना था। 3 साल हो गए, आपको ट्रांसपोर्ट की बड़ी फिक्र है, लेकिन ग्रीन लाइन वफाक अभी तक मुकम्मल नहीं कर सका। सेंसर जो बदलाना मसला है, इतादियों के साथ मिलकर आपने उसको अप्रूव किया। उसके अलावा खान साहब यहाँ आके 162 अरब का कभी वादा करके जाते हैं, कभी 1100 अरब का वादा करके जाते हैं। वफाक की बजट ये जो आई है वो भी हमने देख ली, सिर्फ 2 सिंध के मंसूबे थे, बाकी तो पंजाब की सड़कें, नालियां, वो सब कुछ मतलब उसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये इस तरह के रवैये आपके सिंध के साथ क्यों है? पानी की चोरी का आपके ऊपर इल्जाम है और भी कई इल्जाम हैं। वह एनएफसी से आप पूरा सूबे को हिस्सा नहीं देते। आप बजाय अपनी वफाक की कारकर्दगी बताने के आप सूबाई हुकूमत पे आके हमले करते हैं। मुझे ये बताएं कि आप वफाक बड़ा होता है, बड़ा भाई होता है, तो बड़े भाई का फर्ज होता है छोटे भाइयों को संभाल के साथ लेकर चलना। लेकिन आप लोगों के रवैयों से तो ये लगता है कि सिंध जो है वो आपके अपने जुरिस्डिक्शन में नहीं है, आपकी हुदूद से बाहर है। तो ये रवैये कब आप तब्दील करेंगे और सिंध की तरफ तवज्जो कब देंगे? K4 मंसूबा भी आप लोगों की वजह से डिले हुआ। 2018 में इल्जाम लगाए गए कि इसमें करप्शन हुई, अभी 2021 चल रहा है। अब तकरीर करनी है, ये सवाल क्या दोबारा बताइए, तो मैं भूल गया हूँ, आपने इतनी लंबी तकरीर की नहीं। ये तो मुझे लगा कि वो गनी साहब तकरीर कर रहे हैं या कोई और तकरीर का सवाल पूछे। फिर लंबा हो गया, फिर मुझे याद भूल जाना। शॉर्ट सवाल कीजिए। तो आप पूछ रहे हैं कि वफाक कहाँ खड़ा है? नहीं, ले लेते। हाँ, अच्छा, देखिए पहली बात तो ये है कि आप क्योंकि यहाँ रहते हैं और आप इन्हीं की तकरीरें सुनते हैं, तो आपके सवाल में भी मुझे वही झलक आई। लेकिन सवाल पूछना आपका हक है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मुझे एक मोमेंट के लिए लगा कि सईद गनी बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है, क्योंकि सारी बातें वही थी। और क्योंकि वो ज़रा कम पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे आदमी, आपने आज उनकी हेल्प भी कर दी। अब तकरीर के लिए टॉकिंग पॉइंट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, जो बातें कहीं वही रिपीट करते हैं। मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, तो एक तो आपका मैं उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ उनको टॉकिंग पॉइंट देने के लिए। अब जवाब ये है कि अगर ये 6 महीने का मंसूबा था तो नवाज शरीफ खुद ही पूरा कर जाते, वो छोड़ के क्यों गए थे? वो तो रातों रात करके अपने लिए वोट लेने के लिए हर चीज़ पूरी कर देते थे। हमें मुल्क जिस हालात में मिला था, हमने एक दफ़ा भी एनएफसी से कम हिस्सा नहीं दिया। मुराद अली शाह साहब ने पिछली एनईसी में भी ये बात उठाई, और असद उमर साहब जो आप ही के शहर के रहने वाले हैं, उन्होंने अदादो शुमार के साथ उन्हें गलत साबित किया उसी टेबल पे, और उन्हें बताया कि अगर एनएफसी में से किसी को कम मिला था, जो पीएसडीपी में, एनईसी से तो आपको पता है सबको बराबर मिलना है आबादी के लिहाज से। सेंसस पे आप शोर कर सकते हैं, वो कोई भी सूबा कर सकता है, शोर बनाने को तो कोई बात भी मत आप बना दें। पीएसडीपी में सिंध को ज्यादा हिस्सा मिला पंजाब से पिछले 2 साल में, और ये अदादो शुमार के साथ साबित किया। इस साल पूरा सबको मिला जितना बनता है, 1 पैसा कम नहीं मिला। क्यों करेंगे भाई? सिंध की आवाम ने हमें वोट दिया, हमारा स्टेक है, हमने आगे सिंध में हुकूमत कायम करनी है। हम क्यों सिंध को डिप्राइव करेंगे? हम इनकी तरह को रीजनल पार्टी हैं, हमने बदीन में भी होना है, हमने शिकारपुर में होना है, हमने ठट्ठा में होना है, वो हमारा घर है। ये कोई पराई जगह है कि हमने कम पैसा देना है? हम तो ज्यादा देंगे, बढ़ के आगे काम करेंगे। लेकिन आपको बताया 884 अरब इधर से आते हैं। दूसरी बात आपने की मेरे से कि आप सिंध में आके सिंध की हुकूमत पे हमला करते हैं। भाई मैंने मोहम्मद बिन कासिम वाला हमला तो नहीं कर दिया, मैंने तो सवालात ही उठाए हैं। अगर यहाँ सवाल पूछना भी हमला है तो फिर ये बादशाहत हो सकती है, जमहूरियत नहीं हो सकती। जब पैसा मिलता है तो सवाल तो हम पूछेंगे। और अगली बात आपने की
कि कंट्रोल किस हद तक करेंगे? मॉनिटरिंग का कंट्रोल। देखिए, जो पैसा तो हमारा है, हम इनको कैश नहीं देंगे। लड़ाई यही है कि हमें कैश दें, लड़ाई यही है कि हमें कैश दें। हम इन्हें कैश बिल्कुल नहीं देंगे, बार बार बता चुके हैं। जो इनके 18वीं तरमीम के बाद जो कानूनी तौर पर पैसा अजाफी आके फेडरल गवर्नमेंट यहाँ गटर सड़क सब कुछ ठीक कर रही है, वो इनको दे दें ताकि फिर आयान ले जाए। ये हम काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। खुद वो प्रोजेक्ट करेंगे, भले देर से कर लें, कुछ तो लगेगा ना। रही बात आपकी पानी की चोरी की, देखिए, इल्ज़ाम लगा देना कोई किसी पे भी बड़ा अच्छा है। मैं कह दूं केपी ने चोरी कर लिया, फलां ने चोरी कर लिया। इन्होंने तमाम बैराजेस का विजिट किया, ये कहीं पे वो चोरी नहीं दिखा सके। आप लोग एक वफ्त बना लें, मैं अभी आपको कह रहा हूं, जर्नलिस्ट अपने साथ एक कोई पानी का जो एक्सपर्ट है उसको रख ले। मैं आपका पंजाब हुकूमत की तरफ से आप मेहमान होंगे। जिन जिन बैराजेस पे आपने दौरा करना है, मोहसिन लगारी साहब हमारे जो इरिगेशन के वहाँ मिनिस्टर हैं, वो आपको साथ लेके जाएंगे। और अगर आप खुद से जाना चाहते हैं बगैर बताए, तो आप मुझे बता दीजिए, वहाँ पहुँच के फ़ोन करें और मुआयना करें। अगर चोरी हो रही हो तो जो सज़ा चोर की वो मिलनी चाहिए। जब बैराजेस पे दौरा हुआ तो वहाँ कोई इरेगुलरिटी नहीं थी। वहाँ पर माना गया वज़ीर आज़म की मीटिंग में कि तमाम सूबे ऐसे रेफरीज देंगे जो न्यूट्रल हों और वो ये ऑब्जर्वेशन करेंगे, सिर्फ सिंध भागा उससे। सिंध का मतलब सिंध सूबा नहीं, ये जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भागी। उन्होंने अपने नुमाइंदे, क्यों? क्योंकि उन्होंने सियासत करनी है। इनके वजीर आबपाशी का मैं बयान सुन रहा था कि ये दरिया के दरमियान में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ख्याल रखिएगा, ये दरिया की ज़मीन पे कब्जा करते हैं। ये अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने ये जाएगा और फिर कब्जा कर लेगा, तो ये ख्याल रखें। अब कर ली तो ये निशान लगाने गया होगा, वापस जाएगा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने दरिया का पेट कब्जा करेंगे, जैसे पहले करके ज़मीनें आबाद की अपनी और दरिया को तंग कर दिया। तो इन पे ख्याल रखिए, इन चोरों पे। अब अगला उधर सवाल ले लें। जी सर। मैं कुर्बान जाऊं आपके सवाल पे। अब इतना आदाद शुमार अगर मैं बता दूं तो आइंस्टाइन के नाम पे तो मेरा नाम रख दिया जाना है भाई। इसके लिए तो मैं कोई किताब लेके आऊँ प्लानिंग की को आपके साथ बात करूँ? नहीं, ये तो आपने एक ऐसा सवाल किया कि जो मेरा ख्याल है कोई भी मिनिस्टर, शायद फाइनेंस मिनिस्टर भी ना जवाब दे सके। सामने आपको चीज़ें, हज़ारों प्रोजेक्ट्स हैं। आप कह रहे हैं कराची से कश्मीर तक हर प्रोजेक्ट पर, अच्छा कश्मीर तक हर। देखिए, बात यह है कि सिंध में अगर आप सिर्फ सिंध की बात करें तो जो प्रोजेक्ट सिंध ने दिए, ये मैं दोबारा आपको मज़े की बात बता रहा हूँ। एनईसी की मीटिंग में आपके फाइनेंस की तरफ से जो आपके बैठते हैं बड़े सीनियर मेंबर हैं, हमारे निसार खोड़ो साहब, उनको असद उमर साहब ने कहा कि आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो लाए और हमने अप्रूव ना किया। उनको ये पूछा गया, मैं मौजूद था वहाँ, कि आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं। मंसूबे तो मैं कोई भी ले जा सकता, वहाँ अप्रूव करना पड़ता है ना लॉजिक के साथ। आप लॉजिक देते हैं तो वो गलत और सही होता है। तो उन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं किया असद उमर साहब का उस प्लेटफॉर्म पे इस्तदलाल। उन्होंने सिर्फ एक बात की कि हमारा मंसूबा लेट लाए थे, जो डेडलाइन थी उसके बाद आया था। तो असद उमर साहब ने कहा फिर आपका कसूर है ना, काम आपको करना पड़ना था। तो हुजूर, जो ये लेके आते हैं, जो ये मांगते हैं, हम देते हैं, लेकिन ये काम तो करें या तो सोए रहते हैं। मुझे लगता था साईं कायम अली शाह होते थे, वो तो इनसे बेहतर थे। अब मैं कंपेयर करता हूं तो इन्होंने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। अगला सवाल जी। आपने देखा कि आपका जो उम्मीदवार था वो
मायूस हो गए कि वो भी अब दूसरी तरफ जाने के लिए देख रहे हैं। एक बात ये, दूसरी बात ये कि वफाकी सरकार ने एक प्रोजेक्ट रखा था यहाँ गाज डैम का सिंध में, वो जो है 10 सालों से चलता रहा है। आपकी वो भी पूरा नहीं हो पा रहा, तो आप उस सिंध के जो एरियाज हैं उनको कैसे कंपल्सन करेंगे? अच्छा, दो बातें। एक तो आपने बात की कि हम इलेक्शन हार गए। देखिए, उस इलेक्शन पे हमारे तबसरे को साइड पे रख दीजिए, नून का तबसरा ले लीजिए, दूसरी जमातों का ले लीजिए। सब ने कहा कि सिंध सरकार ने धांधली की। वहाँ जीतने वाले उम्मीदवार के कितने वोट थे? 13,000 आई थिंक जी, 16,000। इतने वोटों के ऊपर यूनियन काउंसिल का नाज़िम बनता है, जितने में एमएनए बना डाला है। कहने की बात यह है, वो मंदोखेल साहब एक अच्छे आदमी हैं, मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा। उनको तो जो इन्होंने करके दिया, उन्होंने खुद क्या करना था, खुद तो वो शरीफ आदमी है, आपने टीवी पे भी देखा। लेकिन 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 जिस तरीके से इन्होंने यहाँ रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया और इलेक्शन के रिजल्ट्स और इलेक्शन की सॉवरेनिटी को पामाल किया, हमारी बात छोड़ दें, मैं अपनी करता ही नहीं, इनके अपने एलाइज की बात सुन लें, मुस्लिम लीग नून की सुन लें, ये तो इकट्ठे हैं ना, एक कलब दो जान की कश्मकश में हैं ये तो वो क्या कहते हैं इस इलेक्शन पे? तो इसके ऊपर आप ये प्रेजेंट करें कि हमने एतमाद खो दिया है सिंध की आवाम का, तो आप मुझे गुस्सा नहीं करना, मेरे भाई हैं आप, मुझे वो वाली मासी लगती हैं मोहल्ले में जो कि अच्छी खासी चलती हुई शादी को तलाक करवाने पे लगी होती हैं। आखिरी सवाल लूंगा, उसके बाद निकलना है। आप सामने वाले भाई नहीं, ऐसा ना करें आप सामने वाले भाई। जी जी, हाँ, अच्छा, 2 से 3 बातें। पहली बात आपने ये की कि सिंध को वैक्सीन नहीं खरीदने दी। ये झूठ कई दफ़ा प्रेस में बोला गया, जब ये वहाँ आते हैं तो इनको उस पर पकड़ा गया। और डॉक्टर फैसल ने और असद उमर साहब ने पूछा कि आप क्यों नहीं मंगवाते, कोई इजाज़तनामा चाहिए ही नहीं, कोई इजाज़तनामा नहीं चाहिए। एक चीज़ की इजाज़तनामा चाहिए नहीं तो हम रोक कैसे सकते हैं? इन्हें बार बार बताया गया, मैं मौजूद था, आज से 4 महीने पहले भी इन्हें बताया गया। डॉक्टर फैसल ने कहा कि हेल्थ एक सूबाई काम है, और हम पंजाब को भी कहते हैं। मुझे नहीं पता पंजाब और केपी ने खरीदी है कि नहीं, मैं ऐसे आपसे झूठ बोल दूं, ये वाली बात मेरे पास फैक्ट नहीं है। वो भी खरीद सकते हैं, वो भी इक्वली एम्पावर्ड हैं। हाँ, ये ज़रूर मुझे याद है कि पंजाब और केपी ने वफाक को कहा था कि हम इतने पैसे प्लज कर रहे हैं, आप हमें ले दें। इन्होंने वो भी कभी नहीं कहा। ये सिर्फ 2 बातें, पानी चोरी वैक्सीन नहीं आई, पानी चोरी वैक्सीन नहीं आई, ये यहां करते हैं, जब वहां करते हैं तो इनका झूठ पकड़ा जाता है। तो एक तो बात ये कि इनको मुकम्मल इजाजत है, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको ये कह रहा हूं, इन्हें किसी एनओसी की जरूरत नहीं है, ये खरीदें। इन्हें कोई प्रॉब्लम है, आपको ये बताएं कि प्रॉब्लम क्या है। कोई चिट्ठी लिखी इन्होंने हमें जिसका जवाब नहीं आया। हमने इन्हें बार बार कहा कि वैक्सीन खरीदें, इनका फर्ज है वैक्सीन खरीदना। ये 20 अरब तो फिर भी खा गए, उसमें रख के कोविड में पता नहीं किधर खा गए। वैक्सीन तो एक टीका नहीं लिया इन्होंने। दूसरा सवाल आपका था मोटरवेज का। केपी ने अपनी मोटरवे बनाई। केपी क्या स्विट्जरलैंड में है? केपी एक गरीब सूबा है, टेररिज्म ने उसे तबाह कर दिया। वो आफत ना पंजाब पे आई, ना बलूचिस्तान पे आई, ना सिंध पे आई, ना कश्मीर पे, ना जीबी पे, जो केपी में आई। उसके बावजूद वो अपनी मोटरवे बना सकते हैं। पंजाब को भी बनानी चाहिए, सिंध को बनानी चाहिए, उनसे बेहतर सूबे हैं। और अगली बात कि हमने एक ही दफ़ा इतने मंसूबे कराची में दिए हुए हैं कि अल्लाह करे हमें अल्लाह हिम्मत दे कि हम उन्हीं को कंप्लीट करें, तो इंशाल्लाह कराची की शक्ल बदल जाएगी। और कराची की शक्ल अब बदल रही है, इसलिए अगर तो हमने फीते काटने तो हर साल नए मंसूबे देते जाएंगे। असल बात है कि हमने कंप्लीट कितने करने हैं। अब मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं और आपकी मेहरबानी।